हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वर्टर के बारे में, थायाजाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लूप डायोटिक के बारे में, पोटेशियम एस्पेरिंग डायोटिक के बारे में, ऑस्मोटिक डायोटिक के बारे में। जो इंपॉर्टेंट है इसमें फ्यूरोसेमाइड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 7 मार्क्स में आते हैं, तो वीडियो को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको 7 मार्क्स चले जाएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वर्टर में एसिटाजोलामाइड जो हमारा 10 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और हमारा क्लोरथायाजाइड जो है 7 मार्क्स में आया था, तो वह वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए लूप डायोटिक होता क्या, हम बहुत ईजी तरीके से आपको इसकी मैकेनिज्म और सभी चीज़ें बताऊंगा, आप दम हो तो भूल के इसको दिखाइएगा। तो आइए लूप डायोटिक जानते क्या है। लूप डायोटिक जो होता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। जो हमारा नेफ्रॉन होता है, मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसी पे हमारा जो है लूप डायोटिक काम करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है, तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कैसे क्या होता है। पहले आप देख लें लूप डायोटिक होता क्या है। लूप डायोटिक मैंने बता दिया कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे यह काम करता है। यह क्या करता है, जो हमारा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, इसी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जब इसको इनहिबिट कर देगा तो इसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में क्या होगा, रुक जाएगा, तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो हमें हाइपरटेंशन होगा नहीं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा कैसे क्या बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे ब्लड में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है इन सभी को फिल्टर करता है, फिल्टर करके यूरिन के थ्रू इनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर यही सब हमारे ब्लड में, ऐसे मैंने बताया था कि ऐसे चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है हमारे नेफ्रॉन की तरफ, अगर यही मान लीजिए सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन क्या हो, ब्लड से आए, फिर ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, हमारे नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, इनसे क्या होगा कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वह बढ़ जाएगा। जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर्सन को हाइपरटेंशन जैसा होने लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट है, इनके अगर हम रीअब्जॉर्प्शन को, मतलब ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने से रोक दें, तो हमारा जो यूरिनेशन है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 120 ml पर ml क्या होता है, हमारा जो नेफ्रॉन है ये ब्लड को फिल्टर करता है। मान लीजिए 120 ml ब्लड को फिल्टर किया और यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा 1 ml 2 ml हो रहा है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो ब्लड में वॉल्यूम है, ठीक, ब्लड का जो वॉल्यूम है वह ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो पीसीटी पे जो हमारा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 65% जो होता है सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है, और 90% SCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ पे हमारे जो होते हैं H2 रीअब्जॉर्ब होते हैं। और जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे हमारे जो सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, डीसीटी पे भी मैंने बताया था 5 to 8% सोडियम और क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पीसीटी की बात करते हैं, पीसीटी के अगर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन रोकना है, सोडियम, पोटेशियम किसी का रीअब्जॉर्प्शन रोकना है, मतलब कि इसमें हम बाइकार्बोनेट को अगर रीअब्जॉर्ब होने से रोकना है, तो इसके लिए हम क्या देते थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर देते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, हम बात करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे सोडियम है और क्लोराइड आयन है और पोटेशियम आयन है, इनके रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। तो इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम क्या देंगे, लूप डायोटिक देंगे। ठीक है, जब लूप डायोटिक दे देंगे तो यहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में क्या होगा, रुक जाएगा। तो रुकने से क्या होगा कि हमारे जो सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम आयन है, ये क्या होंगे, हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, हाइपरटेंशन होगा नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा हमने यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को जूम करके दिखाया। मैं आपको लिख के यहाँ पे पूरे डिटेल में समझा देता हूँ, आपको डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो हमारा ए है, इसी को मैं जूम आउट करके यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, हम बना ले रहे हैं ल्यूमन। ठीक है, जो गैप है बीच का, ठीक है, ए वाला जो गैप आपको दिख रहा है, ए वाला गैप, इसी को हम बोल दिए ल्यूमन बोल दिए। तो ल्यूमन हमने बना दिया, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ए वाली जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, इतना बड़ा बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ए मेम्ब्रेन बना लिया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज जैसे पतली पतली होती हैं, तो यहाँ पे मैंने ब्लड कैपिलरीज भी ऐसे क्या हुआ, बना लिया हमने। ठीक है,
तो इसको आप लिख लीजिए ब्लड, इसको आप लिख लीजिए एंडोथेलियल सेल या बेजोलेटरल मेम्ब्रेन बोल दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन, इसको बोल दीजिए ल्यूमन मेम्ब्रेन बोल दीजिए, इसको बेजोलेटरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, मतलब कि जो हमारा ल्यूमन होता है इसमें क्या होते हैं, सोडियम आयन भी होते हैं, क्लोराइड आयन भी होते हैं और हमारे पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें अगर यही हमारे ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड से फिल्टर होके आया था ल्यूमन में, यही क्या होंगे ब्लड में हमारे मान लीजिए फिर से चले जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो होता कैसे है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो इसको बोल दिए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। को ट्रांसपोर्टर हमने बोल दिया। तो को ट्रांसपोर्टर का मतलब है कि तीनों एक ही साथ जो होते हैं, हमारे जो एंडोथेलियल सेल है इसके अंदर क्या करेंगे, अंदर ऐसे जाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे सोडियम पहुँचाया, क्लोराइड भी पहुँचाया, पोटेशियम भी पहुँचाया, ठीक है, तीनों पहुँच। अब यहाँ पे जो हमारी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन होती है इस पर हमारा होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। तो इसका नाम हमने रख लिया सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा सोडियम है यह क्या करेगा, इस चैनल के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे ब्लड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आया था इस चैनल के थ्रू, फिर चला गया यहाँ। अब जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम हमारे ब्लड से कहाँ पे आ जाएगा, हमारे इस सेल के अंदर आ जाएगा। तो पोटेशियम यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक चैनल और होता है जिसको बोलते हैं क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल होता है, ठीक है। जो हमारा क्लोराइड आयन यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया था, ये क्या होगा, इसके थ्रू पहुँच जाएगा हमारे कहाँ पे, ब्लड में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा जो पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन क्या होगा कि यहाँ पे भी एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल बोलते हैं। तो ये पोटेशियम जो है इसके थ्रू आएगा, फिर इसी ल्यूमन में पहुँच जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक होता है क्या, एक पोटेशियम चैनल यहाँ पे भी होता है। और जो ये पोटेशियम आया है ये क्या होगा, इसके थ्रू फिर क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा, मतलब इसकी बैलेंस बना रहेगा। तो लेकिन हमारे ब्लड में क्या बढ़ रहा है, हमारा क्या रहा है, जो हमारा सोडियम आयन है और जो हमारे क्लोराइड आयन है, जब ये हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने लगेंगे तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस जो सोडियम और क्लोराइड है इसके हमें रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। तो इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं लूप डायोटिक, लूप डायोटिक बोलते हैं। जब लूप डायोटिक देंगे तो लूप डायोटिक क्या करेगा, इस चैनल को, इस को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा। जब इसको ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा तो सोडियम आयन ना जा पाएंगे, ना तो क्लोराइड आयन जा पाएंगे, ना तो पोटेशियम आयन जा पाएंगे। जब ये सब नहीं जाएंगे तो जो सोडियम का इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा नहीं, ना तो क्लोराइड आयन का ना तो क्लोराइड आयन का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और पर्सन को बीपी जो थी वह क्या हो जाएगा, यह ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लूप डायोटिक काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पे बना के बताई है, आप यहाँ पे देख के बना लीजिए। और इसकी नोट्स आते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, और वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं वैसे आप फ्लो चार्ट में बनाते हुए लिखते चले जाएंगे। फिर इसके बाद जो लूप डायोटिक देंगे तो क्या होगा वो भी आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। तो लूप डायोटिक मैंने बताया कि लूप डायोटिक क्या करता है कि यह हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है इससे बाइंड करने के बाद इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ब्लड में वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड आयन है यह हमारे यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगेंगे, मतलब यूरिन का जो एक्सक्रीशन है यह हमारा बढ़ जाएगा। तो लूप डायोटिक इसलिए देते हैं हम कि क्योंकि यह यूरिनेशन के एक्सक्रीशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसमें हमारी जो पहली ड्रग आती है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं महा इंपॉर्टेंट, हमारा आता है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, और इसका जो है
सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। ये स्टार आपके नोट्स में बना होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। फ्यूरोसिमाइड क्या करता है कि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है इसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट कर देगा तो जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोड ऑफ एक्शन लिख देंगे। मोड ऑफ एक्शन यही वाला सभी जगह आप लिख दीजिएगा, बस आप ड्रग का नाम सिर्फ यहाँ पे चेंज करते जाइएगा, उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अब हम देखेंगे फ्यूरोसिमाइड के सिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड रहेगा 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जो हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है और अमोनिया के साथ करवाते हैं। तो हमारा जो बनता है कंपाउंड बनता है 5-एमिनो सल्फोनिल 4,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बनता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बना। तो यहाँ का जो हमारा SO2, ठीक है, ये हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, और हमारे इसके साथ साथ यहाँ से NH2 ग्रुप ऐड हुआ। अब यहाँ पे आपको सोचना कि यहाँ पे एक Cl बचा था, ठीक है, और यहाँ पे OH ग्रुप बचा था, एक यहाँ का H बचा था। तो यहाँ का H इसको लेकर OH को लेकर क्या होगा, गायब हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा H2O, ठीक है। और फिर हमारा जब ये हमारा जो कंपाउंड बना इसका हम रिएक्शन करवाते हैं फुरफुरिल एमीन के साथ, ठीक है। फुरफुरिल एमीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ NaSCO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है फ्यूरोसिमाइड। तो फ्यूरोसिमाइड कैसे बनता है कि यहाँ पे जो हमारा A ग्रुप है, A आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब क्लोरीन जो है यहाँ के एक H को लेकर HCl बना के निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जो बचता है शेष चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें बच रही हैं इसी को क्या करेंगे, ऐसे ही हम लिख देंगे, तो हमारा फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूरोसिमाइड का सिंथेसिस बहुत ही आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर से देख लीजिएगा। अब इसके सार की बात करते हैं। सार की बात करते हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यह क्या करता है कि जो ड्रग है, मतलब कि डायरेटिक ड्रग की पोटेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे अगर हम फुरफुरिल रिंग अगर हम अटैच करते हैं या फिनाइल रिंग अटैच करते हैं तो ये क्या करता है कि जो ड्रग है पोटेंसी है उसको बढ़ा देता है। अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे Cl, NO2 ये सब अगर ग्रुप अटैच करते हैं तो ये ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सल्फोनिल ग्रुप है यह भी हमारा ड्रग की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप सार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। हम इसका यूज CHF में करते हैं, जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में। अगर किसी पर्सन को इडिमा हो गया उसके लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ यह डायबिटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्सन को नेफ्राइटिस है, ठीक है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर चिरोसिस है, चिरोसिस का मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल अगर पीते हैं तो उससे जो हो जाता है उसको बोलते हैं चिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम फ्यूरोसिमाइड का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इस ड्रग को जरूर से एग्जाम में देख के ही जाइएगा। आगे हमारा जो ड्रग आती है उसमें हमारा आता है बुमेथानाइड, ठीक है। बुमेथानाइड एकदम बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर आप बना देंगे, ठीक है। अगर इसके हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने फ्यूरोसिमाइड का मोड ऑफ एक्शन अभी आपने देखा कि यह क्या करता है कि हमारे जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड है जो को ट्रांसपोर्टर है उसी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे कि यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, डायबिटिक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब यूरिनेशन के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। किसी पर्सन को अगर एडिमा हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को CHF है, क्रोनिक CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। रीनल फेल्योर के लिए यूज किया जाता है। जो हिपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसके लिए यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन को नेफ्राइटिस है तो उसके लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ड्रग है। हमारी जो लास्ट ड्रग इसमें आती है एथाक्राइनिक एसिड। एथाक्राइनिक एसिड आपको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा एक शॉर्ट एक्टिंग डायबिटिक होता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन और यूजेस की बात करते हैं, जो आप बुमेथानाइड में पढ़े हैं वही आप सेम इसी में लिख दीजिएगा, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस, ठीक।
अब आगे देखते हैं पोटेशियम एस्पेरिंग डायोटिक। ठीक है, जो पोटेशियम एस्पेरिंग डायोटिक होता है इसके दूसरे नाम से जानते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोटेशियम एस्पेरिंग डायोटिक है यह क्या करता है, जो मिलानोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करने के बाद जो सोडियम है इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह काम करता है। तो आइए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और जो हमारा मिलानोकॉर्टिकॉइड है यह क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन से मिलने के बाद मिलानोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये हमारा जो है न्यूक्लियस से बाइंड करने के बाद क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हमारी प्रोटीन जो बनेगी AIP, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करती है, सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर देती है, और यहाँ से जो हमारे ल्यूमन है, ल्यूमन से हमारा सोडियम क्या करता है, इंटर करता है, और ये हमारा जो सोडियम है यहाँ पे हमारी जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे हैं। ठीक है, इस चैनल के थ्रू क्या होगा, हमारे ब्लड में चला जाता है। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, पोटेशियम आयन होते हैं। यह पोटेशियम क्या करेगा, इंटर करेगा। इंटर करने के बाद क्या करेगा, एक चैनल यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो हमारे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे होगी। यह क्या करेगा, इस ल्यूमन में चला जाएगा, और हमारे जो पोटेशियम है ये क्या करेंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा जो सोडियम है इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर्सन को क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हमें इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। जो हम इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए जो ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं पोटेशियम एस्पेरिन डायोटिक। तो पोटेशियम एस्पेरिन डायोटिक दो तरीके का होता है। पहला हमारा होता है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, दूसरा हमारा आता है इसमें ड्रग सोडियम चैनल इनहिबिटर। जो हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है ये क्या करता है कि जो मिलानोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होते हैं इससे बाइंड कर देते हैं। जब बाइंड कर लेगा तो क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरॉन मिलानोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, आगे की चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मतलब कि AIP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और सोडियम चैनल एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम देते हैं, अगर सोडियम चैनल इनहिबिटर देते हैं तो सोडियम चैनल जो यहाँ पे है यह क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो सोडियम जाएगा नहीं अंदर, तो सोडियम का जो वॉल्यूम है यह बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है जो हाइपरटेंशन था वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि मिलानोकॉर्टिकॉइड से मिलेगा, मिलने के बाद बनाएगा कॉम्प्लेक्स, एल्डोस्टेरॉन मिलानोकॉर्टिकॉइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा AIP, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन। ये क्या करेगा, जो सोडियम चैनल है उसको प्रमोट कर देगा। प्रमोट जब कर देगा मतलब एक्टिवेट कर देगा, तो सोडियम जो होता है ये हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और पोटेशियम का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है, तो इसके लिए हम क्या देंगे, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देंगे, या तो जो सोडियम चैनल इनहिबिटर उसको देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट पहला आता है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। तो स्पाइरोलेक्टोन जो है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे यूजेस की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन में इसका यूज करते हैं, एडिमा में, हेपेटिक चिरोसिस में इसका यूज करते हैं। दूसरा मैंने ड्रग बताया था, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, इसमें हमारा आता है ट्रायामेटारीन आता है। तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो सोडियम की एंट्री है, ठीक है, उसको रोक देता है। मतलब सोडियम चैनल है उस पर बाइंड करेगा ट्रायामेटारीन, ठीक है, और सोडियम की एंट्री को इनहिबिट कर देगा। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, ये इसका हम यूज मिल्ड ओडिमा में करते हैं, चिरोसिस में करते हैं, CHF में करते हैं, नेफ्राइटिस सिंड्रोम में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है ऑस्मोटिक डायोटिक। ऑस्मोटिक डायोटिक क्या करता है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसको क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा था, मतलब कि वाटर ऐसे ऑस्मोसिस के थ्रू आ जा रहा था हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो सोडियम
पोटेशियम क्लोराइड है, यह भी ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ पे आ जा रहे थे, हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाती थी। तो हमारा ऑस्मोटिक डायोटिक क्या करता है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो हमारा वाटर, सोडियम, जो पोटेशियम क्लोराइड है, हमारे ब्लड वेसल्स में फिर से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो जब हमारा क्या होगा कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी यहाँ पे, तो हमारा जो वाटर है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन है, यह क्या करेंगे, हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ऑस्मोटिक डायोटिक काम करता है। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यह क्या होता है कि हमारे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं और लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे यह हमारा बढ़ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसमें पहले एक ड्रग आती है हमारा, जिसको बोलते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है, मैनिटॉल स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा ऑस्मोटिक डायोटिक में आता है मैनिटॉल, ये क्या करता है, वाटर और जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड है, इसके रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका हम यूज एक्यूट रीनल फेल्योर में करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर ऑपरेशन में करते हैं। अगर किसी पर्सन को नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर एजेंट के रूप में हम इसको करते हैं। अगर किसी को जो नेफ्रॉन के कैंसर हो जाते हैं उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं और डायोटिक के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना था, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।